गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग से ली गई है और इस वर्कशीट का टॉपिक है अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र। तो हम इस वर्कशीट में अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमारे चारों ओर लोग तरह तरह के काम करते हैं। कभी सोचा है कि वो काम क्यों करते हैं? कोई रोज़ी रोटी कमाने के लिए, कोई अपना शौक़ पूरा करने के लिए और कुछ लोग सेवा भाव से या कर्तव्य मानकर कोई काम करते हैं। एक ही कार्य करने के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। अब देखो बेटा, हमने देखा है कि हमारे चारों तरफ जो लोग, हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम तो करता है। अब जो उस काम को करने का उद्देश्य होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, उसका मोटिव अलग होता है। कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए उस काम को करता है, किसी का शौक़ होता है उस काम को करने के लिए का। कोई लोग जो है उसको किसी की सेवा करने के लिए करते हैं और कोई अपना कर्तव्य मानकर उस काम को करते हैं। जैसे मान लो एक पेंटिंग बनाने का काम है, तो जो पेंटर है बेटा वो क्या कर रहा है, एक तो अपने पैसे कमाने के लिए, बेचने के लिए पेंटिंग्स बना रहा है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति वही पेंटिंग बना रहा है, लेकिन वो किस लिए बना रहा है? बेचने के लिए नहीं, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपने जो उसका पैशन है उसको इसके लिए बना रहा है, उसे अच्छा लगता है इसलिए वो ये काम कर रहा है। तो हर काम को जो है अलग अलग उद्देश्य से लोग करते हैं। अब है बेटा हमारे कार्यों और क्रिया के प्रकार। क्रिया दो तरह की होती है, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, जिन कार्यों को करके हम पैसा कमाते हैं उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जिन कार्यों का उद्देश्य धन प्राप्ति हो या जिसमें धन का आदान प्रदान हो, कुछ शुल्क दिया या लिया जाए, उन सभी कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे शिक्षकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाना या एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक पर मरीज़ को देखना आदि। तो बेटा यहाँ पर जो है जिन कार्यों को करने से हमें पैसे मिलते हैं या फिर कोई शुल्क जिस पे दिया जाता है, पैसे दिए जाएं या लिए जाएं, तो उन सभी कार्यों को हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं। जैसे यहाँ एग्जांपल किसका दिया है? शिक्षक के द्वारा जो हम टीचर जो एक स्कूल में पढ़ाता है तो वो किस लिए पढ़ाता है? उसको सैलरी मिलती है पढ़ाने की वहाँ पे। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पर जो मरीज़ को देखता है तो उसके लिए उसको पैसा मिलता है, तो इसीलिए ये आर्थिक क्रियाएँ होती हैं। अब बात करते हैं गैर आर्थिक क्रियाओं की। तो गैर आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं बेटा, जिन कार्यों में किसी प्रकार का धन का लेन देन ना हो, उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जो गैर आर्थिक क्रियाएं उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, वो बिना धन के लेन देन की जो क्रियाएं होती हैं और बिना धन अर्जित करने के उद्देश्य से ये काम किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है, अब वही टीचर अपने बच्चों को अगर घर में पढ़ा रहा है तो ये गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। और वही डॉक्टर अपने घर में अपने बीमार पिता का इलाज कर रहा है तो उसे कोई पैसे नहीं ले रहा है उस काम को करने के लिए वो, तो ये भी एक गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अब बात आती है बेटा कुछ आर्थिक क्रियाएँ बाज़ार के लिए होती हैं, जिनमें वेतन के लिए या लाभ के लिए भुगतान होता है, इन्हें बाज़ार क्रियाएं कहा जाता है। अब कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी होती है जो बाज़ार के लिए की जाती है कि हमने कुछ उत्पादन किया और उसको बाज़ार में बेचा, कुछ सेवाएं हैं हमारे उसमें बाज़ार में हम उसको दे रहे हैं, तो ये किस लिए होता है? उससे हमें पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है और हमारा प्रॉफिट होता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? बाज़ार क्रियाएँ। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको बाज़ार में बेचा, जिससे हमें कमाई हुई, वो क्या होगा? हमारी बाज़ार क्रियाएँ। जबकि कुछ उत्पादन स्वयं और अपने परिवार के लिए किया जाए उसे गैर बाज़ार क्रिया कहते हैं। जैसे अब एक किसान है बेटा, अगर किसान अपने परिवार के लिए, सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपना अनाज उगाता है तो वो कैसी क्रिया कहलाएगी? गैर बाज़ार, क्योंकि वो बाज़ार में से नहीं बेच रहा, लेकिन वो अधिशेष उत्पादन करता है जिसे वो बाज़ार में भी बेच पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाज़ार क्रियाएं। इसमें सरकारी सेवाएं भी शामिल हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे उसमें MCD की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, गली में लोग जो है सफाई करने के लिए भी आते हैं, तो ये सब जो है क्या हमसे पैसा लेते हैं? नहीं लेते, लेकिन सरकार उनको ये नौकरियां देती है और सरकार उनको पैसे देती है, तो ये भी हमारी बाज़ार क्रियाएं कहलाएंगी। इसी तरीके से जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसमें डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी हमारी सेवा करते हैं, हमें अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन बदले में कोई पैसा नहीं लेते हैं और सरकार उनको पैसा देती है।
अब बात करते हैं बेटा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब अर्थव्यवस्था को बेटा 3 भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र जो है बेटा उसमें हमारी ऐसी क्रियाएं आती हैं जो सीधा प्रकृति से संबंधित होती है, कृषि संबंधित होती है, इसमें कच्चे माल से हमारा संबंध होता है सीधा सीधा। हमारे काम कुछ सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, इन्हें प्राथमिक क्षेत्र के कार्य कहा जाता है, जैसे कृषि करना, मधुमक्खी पालन, लकड़ी काटना, ज़मीन के नीचे से खोदकर खनिज निकालना, मछली पकड़ना आदि। अब जो काम सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक क्षेत्र के कार्य। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, खेती करना, मधुमक्खी को पालना और लकड़ी काटना, ज़मीन के नीचे से खनिज निकालना, मछली पकड़ना, ये सारे क्या होंगे जो है प्राथमिक क्षेत्र के, जिनको हम सीधा सीधा इस तरीके से बेच सकते हो। उसमें कोई भी बदलाव हमें नहीं करना। हमने लकड़ी काटी, लकड़ी काट के हमने ऐसे कैसे बेच दिया, हमने कृषि की, हमने अनाज को डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया। मछली पकड़ी, मछली पकड़ के सीधा हमने मार्केट में बेचा, तो इसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया, तो ये कार्य हमारे कौन से कहलाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के कार्य। अब बात करते हैं बेटा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकृति से मिली हुई वस्तुओं को जो मनुष्य होता है अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, स्किल से और नॉलेज से उसमें परिवर्तन करता है और उसको और अधिक उपयोगी बनाता है। तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमें लकड़ी थी, लकड़ी काटी, अब लकड़ी को हम क्या करेंगे, उसको अपना स्किल्स को यूज़ करके एक व्यक्ति उसके चेयर बना देता है, फर्नीचर बना देता है, तो ये क्या हो गया, उसको अधिक उपयोगी बन गया। अब लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो इतने उपयोगी नहीं हैं, अब चेयर बनने के बाद उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इसमें प्रकृति से मिली वस्तुओं में मानव अपने ज्ञान और कौशल के रूप परिवर्तन करके अधिक उपयोगी बनाते हैं। इसे द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र के कार्य कहा जाता है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, दूध से मिठाइयाँ, मिट्टी से बर्तन, लोहे से मशीनें बनाना आदि। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र से हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, अब उनको उनके कार्य करने के लिए क्या होता है, सर्विसेज चाहिए। जो दोनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इन दोनों को अपने काम के लिए, जैसे अब मान लो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र तक जो सामान जाएगा, कृषि की, जैसे हमने खेती की, अनाज जो है उसको मार्केट में ले जाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन के साधन चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा, ये हमारे तृतीयक क्षेत्र है। अब कोई भी सामान बनाया गया है उसको मार्केट तक पहुंचाना है, मार्केट से हमारे वापस लेकर आना है, बैंकों में पैसा जमा करवाना, तो ये सारी सुविधाएं किस में आएंगी, तृतीयक क्षेत्र में। तो इन दोनों क्षेत्रों को तृतीयक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, सारी हमारी सेवाएँ होती हैं, जिसमें कोई भी उत्पादन तो होता नहीं होता है, लेकिन सर्विसेज हमें मिलती है। जैसे परिवहन की सेवा हो गई, बैंकिंग हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सुविधा हो गई, पैकिंग हो गई और पुलिस इत्यादि, ये सारी किस्में आती है तृतीयक क्षेत्र में। तो सभी प्रकार के कार्यों को भली प्रकार से करने और उनके उपभोग करने में अनेक सहायक सेवाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें तृतीयक या सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, पैकिंग, पुलिस आदि। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोग किन कारणों से विभिन्न कार्य करते हैं। तो ये वर्कशीट के स्टार्टिंग में हमने यहाँ पढ़ा था, यही आपका आंसर है। ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं, इसे लिखना कैसा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, लोग विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कोई रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई अपना शौक पूरा करने के लिए, और कुछ लोग सेवा भाव या कर्तव्य मानकर अपना काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, अपने आसपास से ऐसे 4 कार्यों के उदाहरण लिखिए जो आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रिया हो सकते हैं। अब इस तरह के कार्य लिखने हैं जो आर्थिक में भी काउंट हो जाए और अनार्थिक में भी। तो इसका आंसर बेटा ये 4 इस तरह के कार्य हो सकते हैं। शिक्षक के द्वारा पढ़ाना, अब जब शिक्षक किसी विद्यालय में पढ़ा रहा तो वहाँ उसको पैसे मिल रही है, आर्थिक क्रिया, लेकिन जब वो अपने घर में बच्चों को पढ़ाएगा तो वो अनार्थिक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह से डॉक्टर द्वारा इलाज करना, जब हॉस्पिटल में इलाज करता है तो पैसे मिलते हैं, लेकिन अपने घर के सदस्यों का इलाज करेगा तो वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी।
अब एक दर्जी जो है वो कपड़े सिलता है, अगर वो मार्केट में जो लोगों के कपड़े सिलता है तो उसके लिए वो पैसे लेता है, लेकिन अपने घर के सदस्यों के लिए पैसे वो नहीं लेगा उनके कपड़े जब वो सिलेगा। तो ये गैर आर्थिक और आर्थिक दोनों क्रिया हो गई। इसी तरीके से एक काम वाली महिला जो लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है, तो वो जब उनके घर में काम करती है तो उसके वो पैसे लेती है, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। लेकिन वही काम जब वो अपने घर में करती है उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, वो कोई पैसा नहीं लेती, तो ये गैर आर्थिक क्रिया भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार वस्तुओं को उपयोगी बनाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह लिखेंगे, विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र में मानव अपने ज्ञान और कौशल से प्रकृति से मिली वस्तुओं को परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, सभी प्रकार के कार्यों को भली प्रकार से करने और उनके उपभोग करने में अनेक सहायक सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इन्हें तृतीयक सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, पुलिस आदि। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।